शादी की रात ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे कुछ इस तरीके से बातें करी कि मैं उनका मुंह देखती रह गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। एक लड़की बहुत अरमानों के साथ में सज धज के पराए घर जाती है अपने माँ बाप को छोड़ कर के। उसे नहीं पता होता कि आगे आने वाले कल में उसके साथ क्या होने वाला है, वो किस घर में जा रही है। क्योंकि हमारे माशरे में ये हिसाब है कि बस माँ बाप अगर कह देते हैं कि हाँ यहाँ पर शादी होनी है तो बस वहीं होनी है, कहीं और नहीं हो सकती। अब अपनी मर्ज़ी तो बहुत दूर की बात है, मेरी भी कोई ऐसी मर्ज़ी नहीं थी। मैंने भी अपने माँ बाप से कह दिया था जहाँ करोगे वहीं चुपचाप से कर लूँगी, क्योंकि मेरी कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश नहीं थी। एक ख्वाहिश थी कि मेरी एजुकेशन पूरी हो जाए, वो मेरे माँ बाप ने करा दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें खुश थी कि मैं ग्रेजुएशन मेरी पूरी हो चुकी थी। जब मैं ब्याह करके अपनी ससुराल गई तो मेरे शौहर ने शादी वाली रात, पहली रात जो कि बड़े अरमानों की होती है, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, तुमसे शादी मैंने अपने माँ बाप की खुशी के लिए करी है। मेरी मर्ज़ी नहीं थी कि मैं शादी करूं, और ना ही मेरी मर्ज़ी ये थी कि मैं इतनी जल्दी शादी के बंधन में बंधूं। इसीलिए क्योंकि मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, कोई और आएगी तो वो प्यार मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप की मर्ज़ी थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी करी। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, कान खोल के सुन लेना। मेरे माँ बाप से कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना। अगर वो कहें दिन को रात तो रात ही समझना। उनके ख़िलाफ़ अगर तुम जाओगी तो इस घर में तुम्हारे लिए बिल्कुल जगह नहीं। जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत हो, जो भी तुम्हें चाहिए, तुम मेरे पापा से कहना। कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज़ तुम्हें खाने के लिए चाहिए तो तुम मेरे पापा से कहना, वो करके देंगे। कहीं मुझे एहसास तो हो रहा था कि ये कैसी शादी है, ये कैसी सुहाग रात है, ये कैसा दूल्हा है जो इस तरीके से मुझसे बात कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये शादी ज़्यादा दिन चलेगी। मैं फिर भी पूरी पूरी कोशिश करूँगी अपनी शादी को बचाने की, लेकिन आगे अल्लाह मालिक है। उस दिन से मेरी ज़िंदगी के अंदर एक अलग ही बदलाव आया। हर चीज़ को मुझे अपने ससुर से पूछना पड़ता। अगर वो कह देते ठीक है तो ठीक है। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपनी शादी के बाद बीएड करूं और टीचिंग करूं। मैंने डरते डरते 1 डेढ़ महीने के बाद अपने ससुर से कहा कि मेरा ग्रेजुएशन पूरी है, मैं बीएड करना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा, उसके बाद क्या करोगी, चूल्हा चौका तो तुम्हें करना ही है, तो इसलिए बीएड वगैरह तुम नहीं करोगी। मैंने सोचा शायद अभी नए नए दिन है इसीलिए मना कर रहे होंगे। मैं चुप हो गई और फिर उसके बाद में मैं 1 डेढ़ महीने के लिए अपनी अम्मी के यहाँ चली गई, क्योंकि मेरे जाने से न जाने से किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी सास ने कहा कि ठीक है जाके आ जाओ, और इस तरह से मैंने अपने बीएड की पढ़ाई वहाँ से पूरी करी। चुपके चुपके मैं पढ़ा करती थी ताकि किसी को पता ना चले और मेरा बीएड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं महसूस तो ये था कि मेरे हस्बैंड की घर में बिल्कुल नहीं चलती। जबकि मेरे साथ में जिसकी शादी हुई थी, मेरी देवरानी मुझसे छोटी थी, लेकिन उसकी बहुत चलती थी क्योंकि उसका हस्बैंड कमाऊ था, काम करता था। मेरे हस्बैंड को कमाने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। गांव खेती का काम करना, बस वही उतनी ही मर्यादा में वो थे। जबकि मेरे जो देवर थे वो अच्छे पढ़े लिखे थे और वो शहर में जा चुके थे। वो अपनी वाइफ को भी ले जाते और वहाँ से कभी 2 महीने में तो 3 महीने में ऐसे साथ में लाते, और उनकी बड़ी इज्जत थी। कहते हैं औरत का लिबास आदमी होता है और आदमी का लिबास औरत होती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और दोनों की इज्जत एक दूसरे के पास होती है। आदमी ही औरत को उठा लेता है और आदमी ही उसकी बेइज्जती भी करा देता है। मेरी बेइज्जती कराने में मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ के दी। मेरी सास मेरी बेइज्जती कर देती, देवर कर देते, जेठानियाँ कर देती, देवरानियाँ कर देती, जिसका जो दिल करता वो कह देता, क्योंकि जब वो कमाते ही नहीं थे तो सबकी बातें सुननी पड़ती। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना मुझे मेरे सास का हाथ देखना पड़ता और कहना पड़ता, जबकि मेरी देवरानी अपने हस्बैंड से बोलती और आराम से अपना काम करती। उसकी इज्जत थी, जबकि वो जॉब भी कर रही थी। मैं अगर पढ़ाई भी पूरी करना चाहती थी तो मना कर दिया जाता था, जबकि उसकी पढ़ाई मुझसे कम थी। लेकिन यह बात थी इज्जत की, कमाई की, क्योंकि औरत को ना शुरू से माँ बाप ये समझा के भेजते हैं लड़की को
कि सास ससुर के सामने नहीं बोलना। आजकल तो फिर वैसे भी ज़्यादातर ये चल रहा है कि माएँ समझा देती हैं, लेकिन फिर भी लड़की अपने दिमाग से काम लेती है। मेरे पास ये सारी चीज़ें हो के भी नहीं थी, क्योंकि मुझे ये डर लगता था कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो फिर क्या होगा। मेरे पापा ने मुझे साफ कह दिया था कि अगर इसने तुझे छोड़ दिया तो इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है। बस मुझे ये डर लगा रहता था। यही करते करते एक बेटा भी हो गया। उसकी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मेरे हस्बैंड से कहती मैं, तो वो सीधा एक ही बात कहते कि पापा से कहो, उनसे पैसा लो, उनसे मंगाओ। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शौहर से ही कहा जाता है, ससुर से तो नहीं कहा जाता। बड़ी शर्म आया करती थी कि मैं ऐसी चीज़ों के लिए जो कि सिर्फ हस्बैंड को ही पता होता है, मैं कैसे पैसे मांगूँ उनसे। फिर वो पैसे मैं अपनी अम्मी से मांगती कि अम्मी मुझे फला चीज़ के लिए ज़रूरत है, आप मुझे पैसा दे दें। मेरी अम्मी चुपचाप दे देती और मैं उन चीज़ों से, उन पैसों से वो चीज़ें ख़रीदती। लेकिन अब बच्चा हो गया था, बच्चे की भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी, एक मजबूर माँ बनकर रह गई थी। काश शादी की रात में ही मैं आवाज़ उठाती और साफ कह देती कि मैं उनसे कुछ नहीं लूँगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे सेरे से बंधी हूँ, तुम्हारे निकाह में आई हूँ। लेकिन इतनी हिम्मत किसी ने भी नहीं दी थी। वक्त गुजरता रहा, मेरा बेटा 2 साल का हो गया। अब आई उसकी पढ़ाई की बारी। बड़े स्कूल के अंदर मेरी देवरानी के बच्चे का एडमिशन शहर में हुआ था और मेरे बच्चे का एडमिशन गांव के अंदर सरकारी स्कूल में कराने के लिए कहा। तब मैंने आवाज़ उठाई, इसीलिए क्योंकि अगर आज मैं चुप रही तो हमेशा मेरी आवाज़ को ऐसे ही दबा दिया जाएगा और मेरे बच्चे की भी आवाज़ को ऐसे ही दबा दिया जाएगा। मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि ऐसा है, आप मेरे बच्चे का भी एडमिशन अच्छे स्कूल में कराएं, इसकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी जैसे हो जाएगा नहीं तो ये। कहने लगा मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, क्या ख़राबी लगती है तुम्हें, इतना कहना था। और फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। उन्होंने उस दिन कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे मारने की। ऐसा लग रहा था जैसा वो मुझे ख़त्म कर देना चाहते हो, क्योंकि उन्हें मेरे रहने ना रहने से कोई मतलब वास्ता नहीं था। ना ही वो बच्चे को प्यार करा करते थे, ना वो हमारे पास ज़्यादा आया करते थे। बस मुख्तसर सा शाम रात में उनका टाइम रहता था हमारे यहाँ कमरे में आके बैठने का और फिर उसके बाद जाने का। बड़ी हैरानी हुआ करती थी मुझे इस बात से कि किस तरीके से मेरे साथ मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है और कैसे चलेगा आगे तलक। जब मेरे ससुर बैठक में बैठे रहते, वो घंटों उनके पास बैठे रहते, मैं इंतज़ार करती रहती। किसी भी चीज़ के लिए अगर ज़रूरत हो तो इंतज़ार करना पड़ा करता। एक बार मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, मैं इंतज़ार कब तक करती, अपने बच्चे की तबीयत को लेके बैठी रहती। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं बैठक के पास चली गई। घूंघट की आड़ से मैंने आवाज़ दी और कहा बाबूजी, मेरे मुन्ने की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप मुझे पैसे दे दें ताकि मैं इसे दवाई दिला लाऊं, डॉक्टर के ले जाऊं। उन्होंने साफ कहा कि घर के अंदर भी थोड़ी बहुत चट्टी बट्टी करा करो, ये ज़रूरी नहीं कि डॉक्टरों के लेके जाओ, और अगर इसे दिखाना है ना तो सरकारी अस्पताल भी है, वहाँ ले जाओ, वहाँ पे से भी दवाइयाँ मिलती हैं। मुझे ये बात सुन के बड़ा हैरानी हुई और बहुत रोना आया, बहुत रोई। लेकिन फिर मैंने देखा कि कोई मेरी सुनवाई नहीं, मेरे बच्चे को बुखार चढ़ता चला जा रहा। मैंने अपनी सास से कहा और उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा आपका तो पोता है, अगर मेरी औलाद है तो आपका बेटा, बेटे की जान है ये, कम से कम इसको दवाई दिला दो, इसको बहुत तेज़ बुखार है। वो कहने लगी ला मुझे दे, और वहीं के एक डॉक्टर से उन्होंने दवाई दिला दी। मेरे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ने लगी, उस दवाई से बिल्कुल फ़र्क नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करा और कहा कि अम्मी ऐसे ऐसे मुन्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई देख नहीं रहा है, अब तो मुझे भी बुखार हो गया है, क्योंकि पूरी रात रात मुझे जागना पड़ रहा है। मेरी अम्मी मुझे आके यहाँ से ले जाओ। मेरी अम्मी ने कहा तुम फ़िक्र मत करो, मैं भी आती हूँ। उस दिन मेरी अम्मी आई, मेरे पापा तो आए नहीं थे। मेरी अम्मी आई और आकर के हमें ले गई। मेरे ससुर ने बहुत बातें सुनाई, मेरी अम्मी ने एक ना सुनी और कहा कि ऐसा है, मैं ले जा रही हूँ, जब ये ठीक हो जाएंगे तो लाके यहीं छोड़ दूँगी। वो कहने लगे दिल करे तो ले आना, नहीं तो वहीं रहने देना। बस वो बात मेरे दिल को ऐसी लगी, मैं अपने बच्चे के साथ अपनी अम्मी के घर आ गई और दिल में एक ही फ़ैसला ले लिया कि अभी तो एक ही बच्चा है। जब ये हालात है, 2 बच्चे अगर हो जाएंगे, 2-3 बच्चे, तो फिर उसके बाद क्या होगा। कब तक इनकी ग़ुलामगिरी करूँगी, पूरा दिन काम करते रहना, बच्चे को ना देखना। अगर बच्चा रोता भी रहता है तो भी ये मुझे नहीं उठाने देते। मैंने सारी बात अपनी अम्मी से बताई और कहा कि मैं आपके ऊपर भी बोझ नहीं बनूँगी,
मेरे पापा बहुत गुस्से वाले थे, उन्होंने भी ये सारी बातें सुनी, लेकिन फिर कहने लगे कि क्या पता बच्चे की मोहब्बत से ठीक हो जाए। मैंने कहा अब तक ठीक नहीं हुए तो आगे क्या होंगे। इसने फ़ोन करके एक बार भी ये नहीं पूछा कि मेरा मुन्ना कैसा है, तो वो आगे क्या करेगा। इसीलिए मैं आज के बाद उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी का ये फ़ैसला मैं खुद करूंगी। एक फ़ैसला आपने करा था, मेरी शादी उससे कराई थी, दूसरा फ़ैसला मैं खुद करूंगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। मेरी ज़िंदगी मैं खुद जीऊँगी, मैं किसी पे बोझ नहीं बनूँगी। पढ़ी लिखी हूँ, अपने बच्चे को मैं खुद लेके पाल लूँगी। और इस तरह से मैंने अपने हस्बैंड के साथ में अपने आप को अलग करा। मैंने वहाँ पर एक नोटिस भिजवा दिया और कह दिया कि मैं खुलासा चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब सारी चीज़ें मुझे ससुर जी से लेनी है तो तेरा फ़ायदा ही क्या। और इस बात पे वो बहुत बिगड़ा, उसने आके मेरी अम्मी के घर पे मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश करी। मैंने उसका वहीं हाथ पकड़ा और कहा, पूरी ज़िंदगी यानी कि 3 साल मैंने तेरे साथ कैसे गुजारी ये मैं जानती हूँ या ऊपर वाला जानता है। इससे अच्छा ये है कि अब हम अलग हो जाएं, क्योंकि ना मैं तुझे झेल सकती हूँ और ना तू मुझे रख सकता है। और आज से तेरे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। वो कहने लगा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुझसे मेरी शादी हो। मैंने कहा हाँ, ये मेरे माँ बाप का फ़ैसला था जो मैंने सर आँखों पे रखा, लेकिन अब ये मेरा फ़ैसला है। मैं अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। ना इस बच्चे पे तेरा हक, ना मुझ पे तेरा हक। ऐसे इंसान के साथ क्या जीना जिसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ना हो। इससे अच्छा है अपना फ़ैसला मैंने खुद करा। तो ये मेरी कहानी थी, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी।